सुप्रभात स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आप लोगों को क्लास 10th क्षितिज भाग 2 के टर्म 2 का जो 8वां चैप्टर है कन्यादान, ऋतुराज के द्वारा जो है लिखा गया है, ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन उसके पहले बेटा ये चैप्टर अभी मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन इससे पहले आप लोग कवि ऋतुराज का जीवन परिचय अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने पहले भी बताया था कि जब तक आप कवि का जीवन परिचय अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे आपको पाठ समझ में नहीं आएगा। जीवन परिचय पढ़ने के बाद जो है आप कविता का मौन वाचन करेंगे, मतलब कविता को मन में पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक पंक्ति, फिर उसका सस्वर वाचन करेंगे, मतलब बोल बोल के पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ना, ऐसे तेजी से आवाज करके। उसके बाद आप ये देखिएगा कि इस कविता में किस शब्द का अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जिस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता है हमें उस शब्द के अर्थ को खोजना होगा और उसके बाद फिर जो है हम पाठ की व्याख्या करेंगे। ठीक है, कवि परिचय आप लोग किताब ओपन कीजिए और कवि परिचय देख लीजिए। सामाजिक विषमताओं का वर्णन करने वाले कवि ऋतुराज का जन्म 1940 ईस्वी में राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। सामाजिक विषमताएं क्या होती हैं? हमारे समाज में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें पसंद नहीं होती हैं, अप्रिय घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो कभी को भी कुछ ऐसी घटना घटी होगी जो उनको पसंद नहीं आई होगी, तो उससे संबंधित रचनाओं को वो करते थे। इन्होंने जयपुर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया, मतलब अंग्रेजी से एमए किए हुए थे, मतलब पीजी पोस्ट ग्रेजुएट थे, और 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन किया। अब देखिए जो हमारी हिंदी भाषा होती है ये कितनी सारी खूबियों को अपने अंदर समाहित किए हुई है कि ऋतुराज अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। 40 साल तक उन्होंने अंग्रेजी विषय पढ़ाया है, लेकिन लेखन में अगर बात की जाए तो उनकी रुचि हिंदी साहित्य के प्रति हुई थी। ठीक है, इसके साथ ही साथ उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले, जैसे सोमदत्त पुरस्कार, परिमल, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान। ठीक है, बिहारी पुस्तकों से संबंधित भी सम्मान उनको मिला है। इसके साथ साथ उनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत और नीला बुखार बिंदु, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पाठ के बारे में थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं। पाठ के बारे में परिचय में देखो, कन्यादान, कन्या का दान। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो हिंदू संस्कृति है इसमें कन्यादान का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। जब भी किसी माता पिता को भगवान एक कन्या देते हैं तो तभी से उनके दिमाग में उसके विवाह की बातें चलने लगती हैं कि मुझे एक न एक दिन जाकर के अपनी इस बेटी का दान करना है, कन्यादान करना है। और एक ऐसा ऋण ये माता पिता पर होता है जो हर माता पिता को चुकाना पड़ता है। तो कन्यादान करते समय एक माँ के मन में कैसी कैसी विचारधाराएं आती हैं, उसी को कवि ने अपनी इस रचनाओं के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो अब हम जो है कविता का सस्वर वाचन करेंगे। देखिए आपको कविता कितना प्रामाणिक था उसका दुख, मतलब एक माँ कन्यादान करते समय जिस दुख जिस पीड़ा को सहन करती है वो प्रामाणिक है। मतलब हम सभी को पता है कि कन्यादान करते समय माता पिता को बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख एक माँ को होता है, क्योंकि कन्याएं अक्सर अपने माँ के बहुत करीब होती हैं। तो वही इसमें बताया गया है कि बहुत ही प्रामाणिक है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान देते वक्त। जब अपनी लड़की को वो दान में दे रही थी तो बहुत दुखी थी, बहुत ज्यादा उसको दुख था, क्योंकि एक माँ को पता था कि कन्यादान करने के बाद बेटियां ब्याह के बाद जो है वो पराई हो जाती है। जिस बेटी को माता पिता इतने जतन से, इतने प्यार से,
लाड से पाल पोस करके बड़ा करते हैं, उसकी हर सुख सुविधाओं, हर जरूरतों का ध्यान देते हैं, जब वो किसी और को सौंपते हैं तो उनके उस दुख की व्याख्या जो है कभी कर नहीं पा रहे हैं। तो पहले ही उन्होंने लिख दिया है कि प्रामाणिक ये चीजें सिद्ध हो चुकी है कि कन्यादान करते समय एक माँ को बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। और कन्यादान के बाद क्या होता है, बेटी अपने माँ बाप के लिए सिर्फ एक मेहमान हो जाती है। ठीक है, मेहमान क्या होते हैं, जब आपके घर कोई अवसर पड़ता है तो कभी आए, थोड़े टाइम है, फिर चले गए, तो बेटियां भी बिल्कुल वैसे ही हो जाती है, एक अपने माँ बाप के लिए, अपने उन्हीं माँ बाप के लिए जिस माँ ने अपनी बेटी को जन्म दिया, छोटे से ले करके बड़े होने तक उन्होंने पाला पोसा, उसकी हर सुख सुविधाओं का ध्यान दिया, वही बेटी अब यहाँ पर पराई हो जाती है। और तीसरी पंक्ति देखिए, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। माँ बाप इतना ज्यादा दुखी हो जाते हैं, जैसे लगता है कि बेटी को वो दान दे रहे हैं, कुल जीवन भर की वो कमाई उसकी थी, वही अंतिम पूंजी थी, अब दान देने के बाद उनके पास कुछ बचेगा नहीं, और वो बहुत ज्यादा जो है दुखी हो जाते हैं। आगे कवि कहते हैं, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। विवाह के समय लड़कियां जो है कि लड़की की उनकी उम्र हो जाती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि माँ बाप के सामने उनके बच्चे हमेशा छोटे ही रहते हैं। तो वही माँ बाप सोचते हैं, माँ कह रही है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, मेरी लड़की अभी इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, मतलब बड़ी तो हो गई है कि हम उसका विवाह कर रहे हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं उसके अंदर दुनियादारी की समझ नहीं है, वो चीजों को भली भांति समझ नहीं पा रही है। अभी इतनी भोली सरल थी, अभी मेरी बेटी बहुत भोली है, बहुत सरल है, वो लोगों के मन में जो छल है, जो द्वेष है, उसे समझ नहीं पा रही है। कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। माँ कहती है कि मेरी बेटी बड़ी तो हो गई है, लेकिन अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि वो लोगों की बातों को समझ ले, दुनियादारी की समझ अभी उसके अंदर नहीं है। उसे सुख का आभास तो था, होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता। उसकी माँ कहती है कि मेरी बेटी को खुशियां दिखती है, वो उसको महसूस करती है, ठीक है, उसको आत्मसात करती है, खुश होती है, लेकिन दुखों से अभी उसका पाला नहीं पड़ा है। दुख क्या होते हैं अभी मेरी बेटी इस चीज से अनभिज्ञ है। और वाकई में होता भी ऐसा ही है कि माँ बाप के पास क्या होता है, आपको जो चीजें अब जिद करती है बच्चियां वो उनको मिल जाती है, लेकिन शादी के बाद वो जिद केवल एक बात रह जाती है, ना वो जिद कर पाती है, ना ही कोई उनके जिद को सुनने वाला, उसको पूरा करने वाला वहां पर होता है। तो यही सब सोच करके माँ जो है वो बहुत दुखी हो रही है। आगे कवि कहते हैं, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अभी तो उसने जो ये धुंधले धुंधले प्रकाश है, समाज के बारे में थोड़ा कुछ जानना शुरू किया है। ठीक है, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कि अभी पूरी तरीके से उसने इन चीजों को जाना सुना समझा नहीं है, दुनिया कैसी है इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो कन्यादान करते समय माँ जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हो रही है। ठीक है, कविता में नीचे जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें एक माँ जो है अपने बच्चे से क्या क्या कहती है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। ओके, तो दूसरी पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। यहाँ पे जो माँ है उसके मन में कन्यादान
कहती है माँ ने कहा पानी में झांक कर। पानी में झांक कर के कहने का मतलब है कि अपने आप को किसी प्रतिबिंब में देख करके, चाहे पानी में या फिर शीशे में देख करके, कभी भी अपनी सुंदरता पर खुश होना या इतराना मत, ठीक है। अपने चेहरे पर मत रीझना, मतलब अपने चेहरे पर कभी तुम इतराना मत, ठीक है। वह कहती है आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वह कहती है कि आग का जो काम है वो चूल्हा जला करके रोटी सेकने के लिए, लोगों की भूख मिटाने के लिए है। लेकिन तुम कभी अपने आप को, अब यहाँ माँ बहुत अच्छी सीख देने की कोशिश कर रही है, अपने आप को या अन्य लोगों को जलाने की कोशिश मत करना। देखिए कहा गया है ना, जलने के लिए नहीं। यहाँ पे माँ बता रही है कि अगर आप, तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, कोई चीजें हैं जो तुम्हें पसंद नहीं आ रही हैं, ठीक है, तो तुम जो है बहुत ज्यादा सहना मत। आखिर में माँ कहती है वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। यह माँ केवल अपनी बेटी को समझा रही होती है कि जो ये अच्छे अच्छे वस्त्र है, महंगे महंगे आभूषण है, इन सब की लालच में तुम कभी मत पड़ना। मतलब अपने आत्मसम्मान, अपने आत्म स्वाभिमान के साथ जीना। केवल ये आभूषण और वस्तु में पढ़कर ही अपनी खुशियों को तुम खत्म मत कर देना। कहते हैं कि लड़की होना, लेकिन लड़की जैसे दिखाई मत देना। मतलब लड़की से तात्पर्य है ममता, प्रेम, ठीक है, त्याग, ये सब कुछ लड़कियों के आभूषण होते, सील, लज्जा। लेकिन ये सब अपने अंदर रखना, इन सारे गुणों को अपने अंदर रखना, ठीक है। जहां जरूरत पड़ेगी वहां तुम इन गुणों को लोगों को दिखाना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। कभी तुम अपने आप को दूसरों के समक्ष कमजोर दिखाई मत देना, क्योंकि जैसे तुम खुद को कमजोर दिखाओगी, लोग तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। कवि का कहना है कि वस्त्र, आभूषण, ये सब जो भी है, नारी सुलभ कमजोरियां हैं, ये किसी लड़की की कमजोरी होती है। तो यहाँ पर कन्यादान करते समय माँ अपनी बेटी को यह भी नसीहत देती है कि कभी भी किसी स्त्री को अपने जीवन के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, ठीक है। माँ अपने बेटी के बारे में बताती है, मेरी बेटी कितनी कमजोर है, सब कुछ सिखाती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहती है कभी भी अपने आत्मसम्मान को तुम ठेस मत पहुंचाना। तो कुल मिलाकर इस कविता के माध्यम से माँ अपनी लड़की से सिर्फ इतना चाहती है कि उनकी बेटी अपनी कमजोरियों से दूर रहे, ठीक है। माँ ने बेटी को सचेत करते हुए कहा कि अपने रूप सौंदर्य पे कभी घमंड नहीं करना, अपने आप को कभी इतना कमजोर मत बनाना कि लोग तुम्हारा फायदा उठा सके और तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर सके। ये जब ये कविता लिखी गई थी उस समय हमारे देश, हमारे समाज का माहौल भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। दहेज प्रथा, लड़कियों के साथ छेड़खानी, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती रहती थी। तो ये सामाजिक विषमताएं, जो सामाजिक बुराई हमारे समाज में फैली हुई थी, उसी को ध्यान में रखते हुए कवि ऋतुराज ने इस कविता को लिखा है, ठीक है। तो बेटा ये क्लास 10 क्षितिज भाग 2 कन्यादान ऋतुराज द्वारा रचित कविता की व्याख्या मैंने आज आप लोगों को बताई है। उम्मीद है कि ये कविता आप लोगों को पसंद आई होगी। एक बार आप लोग इसकी प्रैक्टिस फिर और कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि ये कविता आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में